हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आपकी परीक्षा की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी और इसी परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए हम फिर से लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम कवर करेंगे 2 और 3 नंबर के अंतर्गत आने वाले अंतर बताओ क्वेश्चन को, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसके और इसके मध्य क्या अंतर है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला प्रश्न जो देखते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैव अणु चैप्टर से क्वेश्चन होगा, डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, है ना। सभी को पता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ याद भी होते चले जाए। तो सभी को पता होगा पहला अंतर जो है, जिसमें लिखा है कि इसमें 2 सूत्र होते हैं। तो आप यदि डीएनए की संरचना देखेंगे तो उसमें डबल हेलिक्स होते हैं। सूत्र का मतलब यहाँ हेलिक्स से है कि डीएनए में 2 संरचनाएं होती हैं, 2 बेल्ट होते हैं, जबकि आरएनए में एक ही सूत्र होता है। इसके अलावा डीएनए में डी ऑक्सी राइबो शर्करा होती है। डी ऑक्सी राइबो शर्करा से ही इसका नाम निकल कर आया, जिसके कारण हम इसे बोलते हैं डीएनए। और दूसरा जो है, इसमें राइबो शर्करा होती है, राइबोस के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, आरएनए। तो पहला अंतर जो है वो है संरचना के आधार पर, दूसरा जो है वो शर्करा के आधार पर है कि कौन सी शर्करा है, इसके कारण जिसका नाम पड़ गया। तीसरा अंतर यदि आप देखेंगे, इसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन होते हैं। इसमें एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल होते हैं। तो ये जो अंतर है ये क्षार के आधार पर है, जो उसमें क्षार पाए जाते हैं उसके आधार पर ये अंतर यहां से उठाया गया है। यह एक प्रकार का होता है, डीएनए सिर्फ एक प्रकार का होता है, जबकि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। सभी को पता होंगे 3 आरएनए के नाम कौन कौन से हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसमें यह मुख्यतः क्रोमोसोम में पाया जाता है, जबकि आरएनए नाभिक और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो अंतर फटाफट से देख लो। यह दुई दुई आवंध होते, मतलब दुई आवंध नहीं बोल सकते, ऑर्गेनिक घुसी जाती है कहीं ना कहीं। तो इसमें 2 सूत्र होते हैं, यानी कि डबल हेलिक्स संरचना होती है, जबकि यह सिंगल सूत्र का होता है। इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, जबकि इसमें राइबोस शर्करा होती है। अंतर याद करने का सीधा सीधा आधार है कि आप इधर साइड का याद कर लीजिए। बस यहाँ पर एक ये वाला जो अंतर है ना, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, बाकी सब कुछ ठीक है। एक क्षार मिसिंग है इसमें, तो वो कोई बात नहीं, आप इतना भी लिखोगे तो चलेगा। आप इसमें लिखोगे इसमें थाइमिन क्षार होता है, जबकि इसमें लास्ट में यूरासिल क्षार होता है, इतना भी आप लिखोगे तो चलेगा। तो ये प्रश्न आ सकता है 2 से 3 नंबर के लिए। इसके बाद हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, जो कि चैप्टर नंबर विलियन, चैप्टर नंबर फर्स्ट, नाम है उसका विलियन। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर बताइए। तो पहला नियम तो यही है कि आदर्श विलियन जो है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं पी समानुपाती होता है एक्स ए के। नाउ यदि अनादर्श की बात करें तो यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, पी समानुपाती नहीं होता एक्स ए के, ठीक। अब मान लीजिए विलयन का आयतन उसके अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। क्या है इस अंतर का मतलब? मान लीजिए आप एक विलयन बना रहे हैं जिसमें 40% पानी हो और 60% पानी हो और 40% शुगर हो। जब आप इनको दोनों को मिलाए तो विलियन का आयतन 100 होना चाहिए। या फिर आप विलियन वाला चैप्टर ले सकते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म ऑफ पदार्थ ले सकते हैं, या फिर सॉलिड ले सकते हैं। तो जितनी मात्रा आप लेंगे उसका योग होना चाहिए, या फिर उसका आयतन जो है उनके बराबर होना चाहिए, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि 50-50, 60-40 ही दिए तो 100 होना चाहिए। पर यदि अनदर विलियन की बात करें तो यदि आपने 2 अवयवों को मिलाया, एक की मात्रा 60 ली, एक का 40 ली, तो हो सकता है वो 90% बने, या फिर हो सकता है वो 110 हो जाए। बिल्कुल बराबर नहीं हो गया, तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। अब इसका रीजन ये है कि वो आपस में मिलकर कोई नया यौगिक बना ले, या फिर उनके अणु एक दूसरे को आकर्षित कर ले, ये उसका कारण होता है। दूसरा बोलेंगे कि तीसरा इसका अंतर है कि इसमें एथेल्पी परिवर्तन नहीं होता। एथेल्पी परिवर्तन का मतलब वही होता है कि जब 2 चीजों को आपस में मिलाया जाएगा तो जो वो शुद्ध अवस्था में थे उनके अणुओं के मध्य जो बल था, वही बल विलयन बनने के बाद होना चाहिए, जबकि इसमें यहां पर ऐसा नहीं होता। अब आदर्श विलयन को पृथक किया जा सकता है, यह संभव है, जबकि अनादर्श विलयन को पृथक नहीं किया जा सकता। अवयवों को मुख्य रूप से यदि इसका हम पृथक्करण करें आश्वन विधि के द्वारा तो सिर्फ हमें एक ही चीज प्राप्त होगी, दूसरी तो मिलके उड़ जाएगी। नाउ अभी आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आप उदाहरण भी ले सकते हैं इनके, जो भी विलयन आपके आसपास में मौजूद हो, या फिर कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। तो फटाफट से ये वाला भी देख लो, मैंने थोड़े बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करी। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है हमारा
उपसह संयोजन यौगिक से कि द्विक लवण और संकुल लवण यौगिकों में अंतर बताइए। पूछा जा सकता है, 2020-22 में पूछा गया था ये प्रश्न, 2020 या 22 में आया था। तो चलिए समझते हैं। द्विक लवण मतलब द्विक लवण में दो चीजें होंगी, जबकि इसमें पूरा का पूरा यौगिक हो सकता है, एक पूरा एक उत्पाद हो सकता है, इसमें दो चीजें हो सकती है। चलो ध्यान से समझते हैं एक एक चीज। ये क्रिस्टल जालक के रूप में स्थायी होते हैं, किंतु जलीय विलयन में अपने अवयवी अवयवी यौगिकों में टूट जाते हैं और विलयन में अवयवी यौगिक भी आयनित हो जाते हैं। फिर से पढ़ते हैं एक बार। ये यौगिक क्रिस्टल जालक के रूप में ही स्थायी होते हैं, किंतु जलीय विलयन में अपने अवयवी अवयवी यौगिकों में टूट जाते हैं और विलयन में अवयवी यौगिक भी आयनित हो जाते हैं। मतलब यदि हम इनसे मिलाकर कोई यौगिक बनाएं तो ये उस विलयन के अंदर टूट जाएंगे और उस विलयन को भी आयनित कर देंगे। सिंपल ये लाइन है इसका मतलब। अब इसकी बात करें, ये ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। इन यौगिकों का विलयन में आंशिक वियोजन हो सकता है। यह बहुत कम मात्रा में वियोजित हो सकते हैं, मगर इन्हें यदि हम आए तो ये आयनित हो जाएंगे, मगर ये आयनित नहीं होंगे, अपना अलग ही अस्तित्व बनाए रखेंगे। ठीक है। नाउ द्विक लवण के विलयन में उपस्थित आयनों का गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है। ये मान लीजिए हमने किसी चीज को मिला के विलयन बनाया, तो उसके आयन जो बाहर निकल सकते हैं उनका परीक्षण कर सकते हैं। पर इसमें बोल रहा है संकुल लवण में विलयन में उसके अवयवी आयनों का गुणात्मक परीक्षण नहीं किया जा सकता। नौ तीसरा अंतर है, द्विक लवण के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिक के समान होते हैं, जबकि इसमें समान नहीं होते, हो सकता है अलग हो जाए। द्विक लवण में केंद्रीय धातु आयन तथा अन्य आयनों लिगेंडों के मध्य आयनिक बंध होता है। यहां पर बहुत अच्छे से समझाया गया है कि द्विक लवण में केंद्रीय धातु आयन तथा अन्य आयनों लिगेंडों के मध्य आयनिक बंध होता है। ठीक है। यहां पर जब हम दोनों चीजों को आपस में मिलाएंगे, मतलब कि दो चीजें आप यहां पर क्या ले सकते हैं, जैसे कि नमक और पानी ले लिया हमने, तो ये बोल रहा है कि इन दोनों के मध्य एक आयनिक बंध होगा, जैसे Na+4 Cl-4, दोनों के मध्य कैसा बंध है, आयनिक बंध। परंतु यहां पर जो बंध होगा, चूंकि उपसहसंयोजन यौगिक की बात हो रही है, तो यहां पर जो बंध होगा वो कैसा होगा, उपसहसंयोजी बंध होगा। नाउ इसके दो उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यह है पूरा एक तरह का संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक या फिर उपसहसंयोजी यौगिक है, नहीं यह संकुल यौगिक है, उपसहसंयोजी यौगिक। और यहां पर ये देखेंगे तो एक तरह के संकुल लवण का उदाहरण है। फटाफट से इसे देख लो, समझ लो, लिख लो, जो जो चीजें आपको देखने को यहां पर मिली है वो। ठीक है। क्या है ये, द्विक लवण और संकुल लवणों में अंतर। यह क्रिस्टली जालक के रूप में स्थायी होते हैं। एक अंतर तो यहीं से काट लो कि यह क्रिस्टली जालक के रूप में स्थायी होते हैं, जबकि यह ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। जब इनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये अपने अवयवी तत्वों में, जैसे कि NaCl के रूप में उदाहरण ले लो, यह टूट जाएंगे, परंतु यह नहीं टूटेंगे या फिर आंशिक रूप से टूटेंगे। यहाँ पर दो अंतर बना सकते हो आप, इससे एक ही अंतर दे दिया लाइन में। द्विक लवण में विलयन उपस्थित आयनों का गुणात्मक परीक्षण किया जा सकता है, इसमें परीक्षण नहीं किया जा सकता। हम बता सकते हैं कि कौन सा प्लस चार्ज लेगा, कौन सा माइनस चार्ज लेगा, इसमें बता सकते हैं। इसमें तुरंत में बताना संभव नहीं है, बाद में तो सभी कुछ बताया जा सकता है। द्विक लवण के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों के समान होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। ठीक है। दो अंतर और जो है, इसमें सिंपल बात हो रही कि इन दोनों के मध्य में आयनिक बंध होता है, जबकि इसमें उप सहसंयोजी बंध होता है। मुश्किल है ये अंतर आए, पर मेरे को ऐसा लगा कि आ सकता है, दैट्स वाई ये वाला अंतर शामिल किया गया। ऐसे तो बहुत सारे अंतर है, आप ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाओगे। मैंने इसमें SN1 SN2 नहीं ऐड किया है, क्योंकि उसका बेसिक रीजन ये बता दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपसे रिएक्शन पूछेगी, उनसे अंतर बहुत ही कम कम हो सकता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 40% उसका चांसेस है कि आपसे ऐसा पूछे कि SN1 और SN2 में अंतर बताओ। वो पूछेगा कि इनमें अभिक्रियाएं कैसे होती है ये बताओ। ठीक है। इस वजह से उसे यहाँ ऐड नहीं किया गया। उसके लिए मैंने जो रिएक्शन में पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको अंतर बताए हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में है प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन और गोलिकादार प्रोटीन। जैव अणु से है ये प्रश्न। जैव अणु से 2 से 3 नंबर का एक प्रश्न बनना ही बनना है, तो या तो DNA और RNA वाला बन जाए या फिर ये वाला बन जाए। तो सबसे पहला अंतर है रेशेदार प्रोटीन में। रेशेदार प्रोटीन के अणु लंबे धागे के समान होते हैं, लंबे धागे के समान होते हैं रेशेदार प्रोटीन। उदाहरण इसका बाल है,
मतलब जो हमारे शरीर में बाल होते हैं, रेशे वगैरह होते हैं, ये सब सारे रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण हैं। गोलिकादार प्रोटीन की बात करें तो इसके अणु शाखित व गोलाकार होते हैं। ये नाम के आधार पर है, नाम जैसा लिखा हुआ है वैसा इनका व्यवहार है ना। कुछ स्थानों पर ये अणु परस्पर हाइड्रोजन आवंधों द्वारा जुड़े होते हैं। रेशेदार प्रोटीन हाइड्रोजन आवंध के द्वारा जुड़े होते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि रेशेदार प्रोटीन किन आवंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, तो लिख देना आवंध हाइड्रोजन आवंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इनकी इकाइयों में केवल आंतरिक हाइड्रोजन बंध होता है, अंदर की तरफ यह हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। यह जल में अविलय है। अब आप सोचो कि क्या हमारे वाले जल में विलय है, तो नहीं। तो इसके लिए उदाहरण होगा कि यह जल में अविलय है, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है यहां से। गोलकदार प्रोटीन जल में विलय है। उदाहरण इसका लिख देंगे आप कैरेटीन, और इसका उदाहरण रहेगा एंजाइम। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था बाल भी इसका उदाहरण है। हमारे शरीर में कुछ रेशेदार संरचनाएं जो होती हैं वो रेशेदार प्रोटीन के अंतर्गत आती है, जबकि गोलिकादार प्रोटीन हमारे शरीर की आंतरिक संरचनाओं में होता है। अब आगे बढ़े इसके अलावा, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 डी और एफ ब्लॉक से। ठीक है, तो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट में आपको अंतर बताना है। तो लेंथेनाइट में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में चला जाता है, जबकि इसमें 5f में जाता है। यहाँ 7 आ गया है यहाँ पर, हाँ ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन N2 उपकोष के 4f में प्रवेश करता है, जबकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N2 5f में प्रवेश करता है। यहाँ पर लिखेंगे लेंथेनाइट तत्व मुख्य रूप से +3 की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, या किंतु कुछ तत्व 2 या 4, मैक्सिमम टाइम 3 की अवस्था दिखाते हैं। आप तो सिर्फ एक ही लाइन लिखेगा कि यह प्रमुखता 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये +3 के अलावा 4, 5, 6, 7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। कौन? एक्टिनाइट तत्व। अब लेंथेनाइट तत्व, इन तत्वों में संकुल उत्पाद बनने की प्रवृत्ति कम होती है। मतलब लेंथेनाइट में संकुल उत्पाद बहुत ही कम बनता है, डायरेक्ट उत्पाद बनाते हैं। संकुल उत्पाद वाला कोई सीन नहीं, बीच का कुछ भी नहीं बनता इसमें, डायरेक्ट उत्पाद या तो बनेगा नहीं या फिर बनेगा। इन तत्वों में संकुल यौगिक बनने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। मतलब इसमें मध्यवर्ती उत्पाद या संकुल उत्पाद बनने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। किसमें? एक्टिनाइड में। यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक 57 भी लिखा हुआ है। अब ये तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते। ये तत्व, लेंथेनाइट तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते, जबकि यह तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण करते हैं। यह प्रायतः कम क्षारीय होते हैं। लेंथेनाइट तत्व कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइट बहुत ज्यादा क्षारीय होते हैं। इसके अलावा प्रोथियम के अलावा सभी नॉन तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। सिर्फ एक तत्व यह लिखेंगे कि यह मुख्यतः नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि एक्टिनाइट सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं। ठीक है, चमकदार होते हैं, प्रकाश में रेडियम जैसे कि चमकता है वैसे। ठीक है, ये हो गया। इसका अंतर बताओ, थोड़ा बहुत भी लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? ये वाला तो लिख ही सकते हो कि लेंथेनाइट +3 ऑक्सीकरण मुख्यतः पाया जाता है, जबकि इसमें 3 के अलावा 4, 5, 6, 7 भी प्रदर्शित होती है। यहाँ पर ये लिख देना कि यह ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते, यह बनाते हैं। यह संकुल उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति कम रखते हैं, जबकि यह अधिकतम रूप से बनाते हैं। यह कम क्षारीय होते हैं, ये अधिक क्षारीय होते हैं। यह नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसमें 5s में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसमें 4f में करता है। बस इतना सा तो अंतर है। थोड़ा सा ही आपको समझना है इलेक्ट्रॉन की संरचना, मतलब संरचना बनानी परमाणु क्रमांक के हिसाब से देखना कि कौन 5f में जा रहा है, कौन 4f में जा रहा है। उस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना कि ये थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक तरह का रिवीजन है, यदि आपने पढ़ लिया है तो आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं, और नहीं पढ़ा है तो बस ये वीडियो देखते जाइए, सुनते जाइए और अपने दिमाग में माइंड मैप बनाते जाइए। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं। लेंथेनाइट 4f, एक्टिनाइट 5f। यह है +3 ऑक्सीकरण अवस्था, यह +3 के अलावा 4, 5, 6, 7 सारी प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बार बार बंद हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो आज क्या दिक्कत है इसमें। इन संकुल उत्पाद में यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, संकुल यौगिक की प्रवृत्ति कम होती है, इसमें अधिक होती है। यह ऑक्सो आयन बनाते हैं, यह नहीं बनाते। यह अधिक क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। ये रेडियो एक्टिव होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें दर स्थिरांक वाला भी एक प्रश्न था, मैंने उसे स्किप किया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ लेना, बट ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। तो बताओ चलो, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर यह है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यहाँ पर अलग तरह से लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया कोटि, अभिकारी की अणु, परमाणु, आयनों की वह संख्या
जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सबसे पहले अभिक्रिया की आणविकता, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे अणु उनकी संख्या ही आणविकता। अब अभिक्रिया का वेग जिन बातों पर निर्भर करेगा वो होगी अभिक्रिया की कोटि। समझने की कोशिश करो आप। नाउ अभिक्रिया की आणविकता, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के बराबर होती है, जबकि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। स्पीड पर निर्भर करती है, सिंपली बात ये है। यह सदैव एक पूर्ण राशि होगी, कभी शून्य या ऋणात्मक राशि नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपने दो चीजें ली, उसको मिलाई तो एक नया उत्पाद बनेगा, या फिर दो नई चीजें मिलाई, दो नए उत्पाद बन गए। कभी ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं बनेगा या फिर पता चला सब कुछ खत्म ही हो गया, मतलब जीरो नहीं होगा या फिर माइनस में नहीं होगा, कुछ ना कुछ एकाध पूर्ण संख्या बनेगी बनेगी। जबकि यह भिन्न हो सकती है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, कौन, अभिक्रिया की कोटि। यह अभिक्रिया के पथ में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों के अणुओं का बोध कराती है, मतलब यह इस बात को बताती है कि उस अभिक्रिया में कितने अणुओं ने भाग लिया है। और ये क्या बताती है, यह एक प्रायोगिक संख्या है तथा अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। यह संख्या बताती है कितनी है, यह एक प्रायोगिक मान है तथा अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, यहां पर से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि अभिक्रिया की कोटि खालिस्तान मान है, तो एक प्रायोगिक मान है या काल्पनिक मान है, आप लिख सकते हैं। अब कुछ बचा है क्या, नहीं। तो यहां आके ये वाले अंतर समाप्त हो गए हैं। कुछ चीज देखो, मैंने भी कितने अंतर बताए आपको, ध्यान से देखो, है ना। पहला अंतर डीएनए और आरएनए में अंतर इंपॉर्टेंट है। दूसरा अंतर आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर इंपॉर्टेंट है। तीसरा अंतर द्विक लवण और संकुल यौगिक में कम लग रहा है, मगर हो सकता है आ जाए। इसके अलावा रेशेदार प्रोटीन और गोलिकादार प्रोटीन में या गोलाकार प्रोटीन में अंतर कितने हो गए, 5 हो गए क्या। फिर उसके बाद में लैंथेनाइट एक्टेनाइट 6, और फिर अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। इस प्रकार से आपको समझना है, यही सारे अंतर जो है वो इंपॉर्टेंट है या फिर पूछे जा सकते हैं। अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत बच गया होगा आपको उन्हें भी पढ़ना है, जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपका कर्तव्य पूरा पढ़ने का, मेरा कर्तव्य जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो मेरी गैसिंग पे फंसे, ये जो आ सकता है वो मैं आपको बता दूं, ताकि आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेस रिलीज हो जाए। ठीक है, तो ये पक्का से याद करके ही जाना, बाकी जो बचे वाले हैं उन्हें भी याद कर लेना, समझ लेना, ताकि आपकी परीक्षा अच्छी चले जाए, आपके अच्छे नंबर आए, आपको कोई प्रश्न छोड़ना ना पड़े। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव हमारा कवर हो गया है। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं मैंने प्री बोर्ड की जो एग्जाम पेपर है उसमें सॉल्व कराए हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। वो वीडियोस की प्लेलिस्ट पूरी आपको देखना है, यदि अभी तक नहीं देखा है, जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे थे, पूरा देखना। बहुत सारी न्यूमेरिकल और रिएक्शन उन वीडियोस पर हैं, बहुत ज्यादा। हो सकता है यदि मैं नया वीडियो ना ला पाऊं तो आप उससे देख सकते हैं, जैसे विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, उसमें बताइए मैंने बहुत 3-4 ऐसी रिएक्शन है जो शायद हम छोड़ चुके हैं, मगर वो उसमें अवेलेबल है, तो आपको देखना है। प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं उसमें आपको बताया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, कुछ तो समझ आया होगा। आप लाइक करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर समझ में आ गया थोड़ा बहुत, हम थोड़ा बहुत तो लिख पाएंगे, कम से कम जो छोड़ रहे थे थोड़ा बहुत तो लिख देंगे। तो बेटा प्लीज कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, थोड़ा बहुत लिखना, दिमाग लगा लेना, लॉजिक लगा लेना, जो भी करना, मगर प्रश्न छोड़ के मत आना। ठीक है, केमिस्ट्री है आपके आसपास ही मौजूद है, आपके आसपास ही बहुत सारी चीजों के उदाहरण है, बस आपको देखना है और समझना है कि कौन सा उदाहरण कहां से उठाया है, और बस उसी उदाहरण को आधार मान के, मतलब कौन सा उदाहरण कहां पर है, उसी उदाहरण को आधार मानते हुए आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिख सकते हो। ठीक है, बस ये काम करना चाहिए। और ये कब काम करेगा, जब आप इसे प्रॉपर रिलैक्स दोगे, प्रॉपर टाइमली चीजें शेड्यूल करोगे, तब जाके आपका ब्रेन भी सही से फंक्शन करेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि परीक्षा वाले दिन आपको, मतलब जिस दिन परीक्षा है उसके एक दिन पहले बिल्कुल ही रात में बहुत ज्यादा नहीं जागना है, प्रॉपरली नींद दीजिए ताकि पेपर अच्छा जाए, स्ट्रेस ना हो ज्यादा। नहीं तो पता चल रहा पढ़ाई की टेंशन इतनी ज्यादा हो गई, रात भर पढ़ लिए और फिर एग्जाम देने में दिक्कत हो रही है, ध्यान नहीं लग पा रहा है, प्रश्न वैनिश होते चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हो आप, जो पता है उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये सब उन चीजों उनके कारण होता है कि आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं है। यदि आपका ब्रेन रिलैक्स है तो आपसे कुछ चीजें जो नहीं भी बन रही हैं, आप आसपास की चीजों का उदाहरण उठा के अपने दिमाग का प्रयोग करके उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में मोटिवेशनल आप मोटिवेशन रख देते हुए आपको ये भी सोचना कि मुझे सब आता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल दिमाग में रख के जाना कि मैंने सब कुछ पढ़ा है,
जो आएगा मैं लिख के ही आऊंगा, ऐसा नहीं कि मेरा ये छूट गया ये छूट गया। पता चला 100% आपकी स्टडी मटेरियल है, आपका सिर्फ 20 से 10% छूटा हुआ है, 80% आपको पता है, सब कुछ पता है 80%, ठीक है। और आप उसके चक्कर में क्या कर रहे हो, बाकी की चीजें भूल जा रहे हो, है ना। उसकी टेंशन ले लेके बाकी की चीजें जो 80% आपको याद थी उसमें से भी चीजें मिस हो गई। तो ऐसा नहीं करेंगे, जो आपको 80% याद है पहले वो करेंगे, 20% में अपना दिमाग दौड़ाएंगे, तो हो सकता है 10% आपसे उसमें बन जाए, 10% छूट भी गया तो छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ तो उस पर भी लिख के आना है, ठीक है। झंडे तो हम गाड़ेंगे, छोड़ने की सजेशन नहीं दूंगा मैं, पर अब नहीं बने तो क्या कर सकते हैं, फिर तो आपके पास में लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, बाजू वाले से पूछना, ऐसे करके पूछना, है ना, बहुत सारे ऑप्शन है फिर, ठीक है। तो वैसे ऑप्शनों पर ध्यान ना दें आप, आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है, ना किसी से पूछे ना किसी को बताएं, अपने मन का करें, मतलब अपने दिमाग से करें, मन का तो नहीं, ठीक है। इसी आशा के साथ में नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, मुझे टाइम मिला तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और वीडियो आ सकता है, अदरवाइज यहीं पे स्टडी को हम स्टॉप करेंगे, ज्यादा वीडियोस मैं भी नहीं डाल पाऊंगा बेटा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो पे पीडीएफ बनानी पड़ती, फिर एनालिसिस करनी पड़ती, फिर शूट, फिर एडिट, फिर अपलोड, फिर टैग, टाइमलाइन, ढेर भर की चीजें होती हैं। और वी हैव अ नॉट अ टीम, वी आर अ सोलो क्रिएटर, मतलब मैडम अलग से बनाती, मैडम के लिए भी समझो, ठीक है। तो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, परीक्षा अच्छे से दीजिएगा, राधे राधे, और जल्दी मुलाकात होगी।